देखो, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? वह अधिकार जो किसी भी देश के नागरिक को वह अधिकार जो किसी भी देश के नागरिक को जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए सरकार के विरुद्ध दिए जाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में है। 1215 में जॉन बिटेन द्वारा इनको तैयार किया गया था। 1789 में सबसे पहले फ्रांस ने इसे अपनाया था और उसके बाद यह अमेरिका में लागू हुए और अमेरिका से भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया। ठीक है। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग में 3 में उल्लेखित है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हाँ, मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसे भारतीय संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का इसे क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। पूछा जाएगा भारतीय संविधान के किस भाग को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? तो ध्यान रखना, किसको दी गई है? मूल अधिकारों को। भाग 3 को क्या कहा गया है? लघु संविधान कहा गया है। उसके बाद मूल अधिकार कौन बनाता है? मूल अधिकारों का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है। मूल अधिकार को संरक्षण कौन प्रदान करता है? मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है। मूल अधिकारों को कौन हनन कर सकता है? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का हनन कर सकता है। ये पिछली बार पढ़ाया गया है पूरा। ठीक है। हाँ, 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनके भी बताएंगे, व्याख्या करेंगे, जो नहीं किए जा सकते। जीने का अधिकार और शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। हाँ, मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ध्यान रखना, ये वाद योग्य अधिकार है। वाद योग्य का मतलब है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में आप सरकार पे क्या कर सकते हो? केस कर सकते हो। ठीक है। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं कौन स्थिति में? मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में क्या किए जा सकते हैं? निलंबित किए जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो बच्चा ध्यान रखना है कि जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 ता और का तक है। ता और का तक है। ठीक है। 35 ता और ता का तक है। ठीक है। ध्यान रखना है। संविधान के बच्चे ध्यान रखना है, संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है? अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा। ठीक है। तो भाग 3 को क्या कहा जाता है? कि अधिकार पत्र कहा जाता है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है और इसकी व्याख्या किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखना है, मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है और इसकी भाग जो है प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। हाँ, ध्यान रखना है कि मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर ध्यान रखना है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है और किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षण प्रदान करेगी। अनुच्छेद 226 के तहत यह है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करेगा। इस बात को ध्यान रखना है। सर्वप्रथम मूल अधिकारों को पूर्ण संवैधानिक स्तर प्रदान करने वाला देश कौन सा है? कहने का मतलब है मूल अधिकार सबसे पहले संविधान किस देश के संविधान द्वारा अपनाए गए? ध्यान रखना है कि ब्रिटेन ने तैयार तो किया मगर ब्रिटेन ने मूल अधिकारों को लागू नहीं किया। फ्रांस ने शामिल तो किया मगर
लागू नहीं किया। लागू करने वाला पहला देश कौन था? अमेरिका था। ठीक है, लिख लो, अमेरिका जो है मूल अधिकारों को लागू करने वाला क्या है? पहला देश है। मूल अधिकार किस प्रकार के अधिकार माने जाते हैं? तो ध्यान रखना है, मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार माने जाते हैं। मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार माने जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य कौन सी? अमेरिका है। देखो, मूल अधिकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला पहला देश अमेरिका है। ठीक है, फिर ध्यान रखना है मूल अधिकार किस प्रकार के अधिकार माने जाते हैं। ध्यान रखना है, मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार माने जाते हैं। ठीक है, प्रदत्त अधिकार माने जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है? तो ध्यान रखना है, अनुच्छेद 13 संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। हमने बताया अल्पीकरण, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का हनन कर सकता है। ठीक है बेटा, ये लिखाया जा चुका है। देखो एक बार दोबारा बोल रहा है, सिर्फ बता रहे किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। सब पूरा कॉन्सेप्ट लिखाया जा चुका है, देखो ध्यान से। हाँ, अल्पीकरण, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का हनन कर सकता है। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा दी गई है? ठीक है, अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य किसको कहते हैं ये बताया गया है। फिर बताया गया है भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लेख करने वाले अनुच्छेदों में कितने अनुच्छेद शामिल हैं? तो ध्यान रखना है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार में 5 अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेद 14 विधि के संबंध समानता, अनुच्छेद 15 जाति धर्म लिंग के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इस प्रकार से 5 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ जो तो मौलिक अधिकार शामिल नहीं था, बाद में सब मौलिक अधिकार बने। जिस समय मौलिक अधिकार बनाए गए उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। कितनी थी? 7 थी। पहला मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 29 और 30 अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार। ठीक है, 29 और 30 संसद शिक्षा संबंधी अधिकार समझाया, इसी में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार है। हाँ, 29 और 30 जो है संसद शिक्षा का अधिकार, इसी में अल्पसंख्यकों को विशेष शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद जो है बीच में 31 था ना, और 19F था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया है? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 78 के द्वारा क्या किया गया है? समाप्त कर दिया गया। और फिर अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये बहुत पूछा जाता है, पूछा जाएगा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? ठीक है, किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने कहा है। किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। ठीक है, वर्तमान में
संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार बन गया है? वैधानिक अधिकार बन गया है। ठीक है, और ये कहाँ पहुँच गया है? 300 का में पहुँच गया है, अनुच्छेद 300 का में पहुँच गया है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 1978 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। ठीक है, हमने बताया था, जब संपत्ति का अधिकार समझाया था तो हमने बताया था कि जो है तमिलनाडु का एक विवाद था, केशवानंद चंद्र बनाम केरल उच्च न्यायालय का विवाद था। हमने बताया था कि नहीं, एक विद्यालय खोलना चाहते थे वो, और वो ज़मीन क्या थी जो है उससे सरकारी में आ रही थी, और क्या सड़क निकालनी थी, तो हाँ, तो मुकदमा हो गया था। हाँ, उस समय ये संपत्ति का अधिकार क्या हुआ करता था बेटा? वो मौलिक अधिकार हुआ करता था। इसको लेके वो कोर्ट चले गए थे, मगर फैसला उच्च न्यायालय ने फैसला किसके पक्ष में दिया? केशवानंद भारती बनाम के पक्ष में दिया। उसके बाद जब वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा तब वो फैसला सरकार के पक्ष में आ गया था। उस विवाद की चर्चा करते हुए भविष्य में कुछ सरकार को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया। बात आई समझ में? उसके बाद वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा वैधानिक अधिकार को शामिल किया गया, ठीक है, 1978 के द्वारा शामिल किया गया। और संपत्ति के अधिकार को बच्चों किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? अनुच्छेद 300 का में शामिल किया गया। अनुच्छेद 300 का में शामिल किया गया। ध्यान रखना है, मात्र भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं। भारतीय नागरिकों को दिए गए, विदेशियों को नहीं दिए गए, उन अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ये सिर्फ भारतीयों को दिए गए हैं। ठीक है, गैर नागरिकों को दिए जाने वाले मौलिक अधिकार, कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के नागरिक हैं मगर विदेशों में रह रहे हैं, समझ में आया? उनको दिए जाने वाले मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 28। ये गैर नागरिकों को भी प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं, समझ में आया? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, 21 का में है, और इसे 86वें संविधान संशोधन, ठीक है, के तहत शामिल किया गया। 1999 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत इसको शामिल किया गया। ठीक है, नहीं, जिस दिन पढ़ा था वो डेट अलग थी, जिस दिन फाइनल हुआ वो डेट अलग थी। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, वह अनुच्छेद जिन्हें साथ मिलकर पढ़ने से प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करता है, और उच्चतम न्यायालय उसे एक शक्ति प्रदान करता है। तो कौन से दो अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं मौलिक अधिकार के, ध्यान रखना है। 14-16 जो है वह जो है जो किसी भी देश के नागरिक को निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। हाँ, अगला ध्यान रखना है, संविधान का वह संदर्भ जिसकी सर्वोच्चता सुनिश्चित करना भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है कि मौलिक अधिकार ही सर्वोच्च हैं। ठीक है, संविधान में मौलिक अधिकार ही क्या है, सर्वोच्च है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित होता है। ठीक है, वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसके द्वारा विधान सत्ता पर क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण स्थापित होता है? वह मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, हाँ, समानता का अधिकार। अगला बेटा ध्यान रखना है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखवा चुके हैं मगर फिर भी दोबारा बताने जा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द के तहत क्या क्या सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द के तहत क्या क्या सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, भारत सरकार तथा संसद, राज्य सरकार अथवा राज्य विधानमंडल और सभी स्थानीय। ठीक है, लिखो नहीं क्योंकि वो हमने भेज दिया पीडीएफ, उसको व्हाट्सएप कर लो एक दूसरे पे। आ जाओ, ठीक है, शामिल किया गया है।